रात के 2 बज रहे थे। राजस्थान की वो रेतीली हवा आज कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, जैसे किसी ठंडे हाथ ने निशा की गर्दन को छू लिया हो। शहर से दूर इस बंजर जमीन पर एक विशालकाय इमारत खड़ी हो रही थी। एक ऐसा ढांचा जो उन खंडहरों की छाती पर बना था जिन्हें कुछ महीने पहले ही ढाया गया था। बिल्डर खुश था कि जमीन कौड़ियों के दाम मिल गई, लेकिन निशा जो इस प्रोजेक्ट की हेड थी, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि कंक्रीट मिक्सर की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लग रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। छत पर काम कर रहा मिस्त्री अचानक नीचे गिरा। जब निशा वहां पहुंची तो मिस्त्री की आंखें फटी हुई थी और वो कांपते हाथों से ऊपर की खाली मंजिल की ओर इशारा कर रहा था। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वो। निशा का ड्राइवर रामू तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। निशा अकेली रह गई थी। घबराहट में वो पास के पुराने बस स्टॉप की ओर चल दी। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ दूर जलती हुई एक स्ट्रीट लाइट रह रहकर झपक रही थी। तभी सवा के झोंकों के साथ एक आवाज तैरती हुई आई, किसी लड़की के सुबकने की आवाज। निशा के कदम ठिठक गए। वो रोना इतना दर्दनाक था कि निशा का कलेजा कांप उठा। जैसे ही निशा उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी, अचानक पीछे से एक तेज हेडलाइट की रोशनी पड़ी। मैडम चलिए, देर हो रही है। रामू वापस आ चुका था। निशा ने एक आखिरी बार उस अंधेरे की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचकर निशा ने चैन की सांस ली और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने सोचा कि शायद वो उसका वहम था, लेकिन जैसे ही उसने बेड पर लेटकर लाइट बंद की, कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई वही आवाज गूंजी। निशा के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज बाहर से नहीं बल्कि ठीक उसके बेड के नीचे से आ रही थी। निशा ने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस सीधी हुई, उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल के आईने पर भाप से कुछ धुंधला सा लिखा था, मेरा घर क्यों तोड़ा। निशा की चीख गले में ही दब गई जब उसने महसूस किया कि उसके कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसके पीछे रखे तकिए पर किसी के गीले बालों की छाप बन रही है। निशा की रात अब एक अंतहीन दुस्वप्न बन चुकी थी। कमरे की दीवारों से अब सुबकने के साथ साथ किसी के नाखून रगड़ने की आवाजें आने लगी थी। अगली सुबह जब निशा साइट पर पहुंची तो वहां का मंजर बदला हुआ था। आसमान साफ था, लेकिन बिल्डिंग के उस ऊंचे ढांचे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कंकाल हो जो उसे निगलने के लिए खड़ा है। निशा जैसे ही लिफ्ट होइस्ट के पास पहुंची, उसे वहां काम करने वाले लेबरों की फुसफुसाहट सुनाई दी। कल जो मिस्त्री गिरा था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। सब डरे हुए थे। निशा ने हिम्मत जुटाई और उस मंजिल पर जाने का फैसला किया जहां से मिस्त्री गिरा था। निशा 7वीं मंजिल पर पहुंची। वहां अभी प्लास्टर का काम बाकी था। ठंडी हवा के झोंके खंभों के बीच से गुजरते हुए किसी के फुसफुसाने जैसा शोर कर रहे थे। अचानक उसे फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखे। वो निशान छोटे थे, जैसे किसी बच्ची के हों। वो निशान सीधे उस जगह जा रहे थे जहां से मिस्त्री नीचे गिरा था। निशा उन निशानों का पीछा करने लगी। जैसे ही वो किनारे पर पहुंची, उसे वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज नीचे से नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी। निशा पलटी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी फटी हुई गुड़िया पड़ी थी जिसकी एक आंख गायब थी। निशा ने कांपते हाथों से उस गुड़िया को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी बिल्डिंग में एक साथ जोरदार धमाका हुआ, जैसे सारी मशीनें एक साथ चालू हो गई। तभी साइट इंजीनियर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैडम, नीचे चलिए, बेसमेंट की खुदाई में कुछ मिला है। निशा नीचे भागी। बेसमेंट के अंधेरे कोने में जहां नींव खोदी गई थी, वहां मिट्टी के बीच एक पुरानी लकड़ी की संदूक दबी हुई थी। संदूक के ऊपर वही बच्ची वाली गुड़िया का दूसरा हिस्सा रखा था। जैसे ही निशा ने उस संदूक को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया,
बिल्डिंग की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। अंधेरे में निशा को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के एकदम पास आकर ठंडी सांसें ले रहा है और एक छोटी सी बच्ची की आवाज गूंजी, मेरा कमरा यही था। निशा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि संदूक खुला हुआ था और उसके अंदर से एक सफेद हड्डियां जैसा हाथ बाहर निकलकर निशा के पैर को जकड़ चुका था। निशा ने झटके से अपना पैर छुड़ाया और पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागी। बेसमेंट का वो ठंडा सड़ा हुआ सन्नाटा अब किसी के हंसने की आवाजों में बदल चुका था। निशा अपनी कार तक पहुंची और कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। उसे लगा कि कार में बैठते ही वो सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे वाले आईने रियर व्यू मिरर में देखा, उसके फेफड़ों की हवा निकल गई। पीछे वाली सीट पर कोई नहीं था, पर आईने पर जमी धुंध में 2 छोटे हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा ठीक उसके पीछे बैठा हो। रात का खौफ। निशा घर पहुंची और खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। उसने कमरे की हर लाइट जला दी, पर डर अब साए की तरह उसके साथ था। जब वो पानी पीने के लिए किचन में गई तो नल से पानी की जगह गाढ़ा काला खून जैसा तरल टपक रहा था। निशा डर के मारे पीछे हटी तो उसका पैर इसी चीज से टकराया। नीचे वही फटी हुई गुड़िया पड़ी थी जिसे वो बिल्डिंग साइट पर छोड़ आई थी। वो गुड़िया खुद ब खुद उसके घर पहुंच गई थी। अंतिम खौफनाक मंजर। निशा बेड पर दुबक कर बैठ गई। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये उसकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैमरा का अलर्ट था। निशा ने थरथराते हाथों से लाइव फुटेज खोली। कैमरे में दिख रहा था कि रात के सन्नाटे में 7वीं मंजिल की बालकनी पर एक छोटी लड़की खड़ी है। वो लड़की कैमरे की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और स्क्रीन पर कुछ कुरेदने लगी। निशा के फोन की स्क्रीन पर खरोच के निशान पड़ने लगे और अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने मेरा घर तोड़ा, अब मैं तुम्हारा घर लूंगी। तभी निशा के कमरे की सारी लाइटें एक साथ फ्यूज हो गई। घोर अंधेरा छा गया। सन्नाटे में उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई, घिसट घिसट कर। निशा ने अपने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही बेड के कोने पर पड़ी, उसने देखा कि एक सफेद पीली पड़ चुकी लड़की की गर्दन बेड के कोने से लटकी हुई थी और वो उल्टी होकर निशा को देख रही थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और मुंह से वही काली मिट्टी गिर रही थी जिसमें बिल्डिंग की नींव रखी गई थी। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई और निशा के कान के पास फुसफुसाई, निशा, अगली ईंट तुम्हारी होगी। निशा की चीख कमरे की दीवारों में ही दब गई। अगले दिन बिल्डिंग साइट पर काम करने वालों ने देखा कि बेसमेंट की उस नई दीवार के अंदर किसी का हाथ दिखाई दे रहा था, जिस पर निशा की वही सोने की अंगूठी चमक रही थी।